आवारा मसीहा भाग 6। 3 वर्ष नाना के घर भागलपुर रहने के बाद अब उसे फिर देवानंदपुर लौटना पड़ा। बार बार स्थान परिवर्तन के कारण पढ़ने लिखने में बड़ा व्याघात होता था। आवाज़गी भी बढ़ती थी, लेकिन अनुभव भी कम नहीं होते थे। भागलपुर में रहते हुए नाना प्रकार की शरारतों के बावजूद शरद ने सदा अच्छा लड़का बनने का प्रयत्न किया था। पढ़ने में भी वह बड़ा चतुर था। गांगुली परिवार के कठोर अनुशासन के विरुद्ध बार बार उसके भीतर विद्रोह जागता था, परंतु यह कामना भी बड़ी प्रबल थी कि मैं किसी से छोटा नहीं बनूंगा। इसीलिए अंततः उसकी प्रसिद्धि बड़े लड़कों के रूप में होती थी। इन सभी शरारतों के बीच एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करना उसे बारंबार प्रिय रहा। चिंतन के इन क्षणों में अनेक कथानक उसके मन में उभरे। लिखने का प्रयत्न भी उसने किया। वह सुंदर नहीं था, आंखों को छोड़कर उसमें कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन आंखों की यह चमक ही सामने वाले को बांध देती थी। वर्ण साम्यता की ओर था। देह थी खूब रोगी, लेकिन पैर हिरण की तरह दौड़ने में मजबूत थे। बिल्ली की तरह पेड़ों पर चढ़ जाता था। बुद्धि भी तीक्ष्ण थी, लेकिन दिशाहीन कठोर अनुशासन के कारण उसका प्रयोग पदभ्रष्टता में ही अधिक होता था। देवानंदपुर लौटकर यह पदभ्रष्टता और भी बढ़ गई। अनुशासन के नाम पर यहाँ कुछ था ही नहीं। किसी तरह हुगली ब्रांच स्कूल की 4ठी श्रेणी में भर्ती हो गया। 2 पक्के कोच चलकर स्कूल जाना पड़ता था। निपट कच्चा रास्ता, गर्मी में धूल से भरा, वर्षा में कीचड़ ही कीचड़। गरीबी इतनी थी, आसानी से फीस का जुगाड़ करना मुश्किल था। आभूषण बेच देने और मकान गिरवी रखने पर भी अभाव नहीं मिल सका। पेट भी तो भरना होता था। फिर भी किसी तरह वह प्रथम श्रेणी तक पहुंच गया, परंतु अब तक पिता पर रण बहुत चढ़ गया था। वे फीस का प्रबंध न कर सके और फीस के अभाव में स्कूल जाना कैसे हो सकता था। शुरू में वह किसी साथी के घर मुट्ठी भर भात खाकर स्कूल के मार्ग में पेड़ों के तले शरारती बच्चों की संगति में दिन काट देता था। फिर धीरे धीरे उन लड़कों के दल का सरदार बन गया। विद्या पीछे छुप के गई, हाथ में आ गई दुधारी छुरी, जिसे लेकर वह दिन रात घूमा करता था। उसके भय के कारण उसके दल की सदस्य की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। वह दूसरों के बागों के फल फूल चोरी करने लगा था, लेकिन वह दोस्ती और गरीबों को बांट देता था। दूसरों के ताल में मछली पकड़ने की उसकी जो पुरानी आदत थी, वह और भी बढ़ गई थी। थोड़े ही दिनों में उसके आसपास के लोग उससे तंग आ गए, लेकिन उसे पकड़कर दंड देने में भी सब असमर्थ थे। एक तो इसलिए कि वह फल और मछली को छोड़कर किसी और वस्तु को नहीं छूता था। दूसरे बहुत से निर्धन व्यक्ति उसकी लूट तो करते थे, और गांवों में निर्धनों की ही संख्या अधिक होती है। इन्हीं में एक व्यक्ति था, बहुत दिनों से बीमार। गरीबी के कारण इलाज का ठीक ठाक व्यवस्था कर पाना उसके लिए संभव नहीं था। आखिर उसे इसी दल की शरण लेनी पड़ी। तुरंत ये लोग बहुत सी मछलियां पकड़ लाए और उन्हें बेचकर उसके इलाज का प्रबंध कर दिया। उपेक्षित अनाश्रित रोगियों की वे स्वयं भी यथाशक्ति सेवा करते थे। अनेक अंधेरी रातों में लालटेन और लंबी लाठी लेकर मीलों तक दूर वे शहर से दवा ले आए हैं। डॉक्टर को बुला लाए हैं। इसलिए यहाँ कुछ लोग उनसे परेशान थे, वहां अधिकांश लोग उन्हें मन ही मन प्यार भी करते। शरद चोर नहीं था, घर में बेहद कंगाली थी, पर उसने कभी अपनी चिंता नहीं की। वह वास्तव में रोबन हुड के समान दुस्साहसी और परोपकारी था। अर्धरात्रि के निर्वीण अंधकार में जब मनुष्य तो क्या, कुत्ते भी बाहर निकलने से डरते थे, वह चुपचाप पूर्ण निर्दिष्ट बाग में या ताल पर पहुंचकर अपना काम कर लाता था। इस शुभ कार्य में उसके कई सहचर थे, परंतु उसमें सबसे प्रमुख था सदानंद। इनका अड्डा ताल के किनारे वाले बाग के पास ऊंचे टीले की आड़ में एक गहरा खड्ड था। सब लूटी हुई सामग्री वे यही रखते थे। तंबाकू पीने का सरंजाम भी यही था। इस दल के उत्पाद जब बहुत बढ़ गए, तब सदानंद के अभिभावकों ने आज्ञा दी कि वह शरद से कभी न मिले। लेकिन मिलन क्या कभी निषेध की चिंता करता है। उन्होंने एक ऐसा उपाय खोज निकाला
कि सांप मरे न लाठी टूटे। सदानंद के घर की छत लगा एक ऊंचा पेड़ था। उसी पर चढ़कर शरद छत पर पहुंच जाता और दोनों खूब शतरंज खेलते। उसके बाद रात्रि अभियान पर निकल पड़ते। सब काम समाप्त होने के बाद दोनों मित्र भले लड़कों की तरह अपने अपने घर जाकर सो जाते थे। जब कभी भी उसके दिल में किसी काम को करने की इच्छा प्रबल हो उठती थी तो उस समय उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों की स्फुर्त भी अचानक आश्चर्यजनक हो उठता था। बीच बीच में मछुओं की नाव लेकर कभी अकेले कभी मित्रों के साथ कृष्णपुर गांव में रघुनाथ दास गोस्वामी के अखाड़े में पहुंच जाना वह नहीं भूला था। यही कहीं उसका मित्र गोहर रहता था। श्रीकांत चतुर्थ वर्ष का वह आधा पाकर कवि कीर्तन भी करता था। मालूम नहीं वहां किसी वैष्णवी का नाम कमलता था या नहीं, पर यह सच है कि किशोर जीवन के ये चित्र उसके हृदय पर सदा सदा के लिए अंकित हो गए और आगे चलकर साहित्य सर्जन का आधार बने। न जाने कितने चित्र उसने अपनी पुस्तकों में खींचे हैं। श्रीकांत चतुर्थ वर्ग में कथा शिल्पी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, सीधा रास्ता छोड़कर वन जंगलों में से उस रास्ते का चक्कर लगाता हुआ स्टेशन जा रहा था। बहुत कुछ उसी तरह जिस तरह बचपन में पाठशाला जाया करता था। चलते चलते एकाएक ऐसा लगा कि सब रास्ते जैसे पहचाने हुए हैं, मानो कितने दिन तक कितनी बार इन रास्तों से आया गया हूँ। पहले वे बड़े थे, अब न जाने क्यों संकीर्ण और छोटे हो गए हैं। अरे यह क्या, यह तो खान लोगों का हत्यारा बाग है। अरे यही तो है, और यह तो मैं अपने ही गांव के दक्षिण के मोहल्ले के किनारे से जा रहा हूँ। उसने न जाने कब शूल की व्यथा के मारे इस इमली के पेड़ के ऊपर की डाल में रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली थी। की थी या नहीं जानता, पर प्राय और सब गांवों की तरह यहाँ भी यही जनश्रुति है। पेड़ रास्ते के किनारे हैं। बचपन में इस पर नजर पड़ते ही शरीर में कांटे उठाते थे। आंखें बंद करके एक ही दौड़ में किसी स्थान को पार कर जाना पड़ता था। पेड़ वैसे ही हैं। उस वक्त ऐसा लगता था कि इस हथियारे पेड़ की धड़ मानो पहाड़ की तरह है और माथा आकाश से जाकर टकरा रहा है। परंतु आज देखा कि उस बेचारे में गर्व करने लायक कुछ नहीं है और जैसे अन्य इमली के पेड़ होते हैं वैसे ही है। जनहीन ग्राम के एक ओर एकाकी निशब्द खड़ा है। शैशव में जिसने काफी डराया है, आज बहुत वर्षों बाद की प्रथम साक्षात में उसी ने मानो बंधु की तरह आंख नीचा कर मजाक किया। कहो मेरे बिंदु, कैसे हो? डर तो नहीं लगता? मेरे पास जाकर परम स्नेह के साथ उसके शरीर पर हाथ फेरा। मन ही मन कहा, अच्छा हूँ भाई, डर क्यों लगेगा? तुम तो मेरे बचपन के पड़ोसी हो, मेरे आत्मीय। संध्या का प्रकाश बुझता जा रहा था। मैंने विदा लेते हुए कहा, भाग्य अच्छा था जो अचानक मुलाकात हो गई। अब जाता हूँ बंधु। यह इन्हीं दिनों का चित्र है तो केवल मुंशी लोगों का हथियारा बाग, खां लोगों का हथियारा बाग हो गया। ये पंक्तियां लिखते समय उसका अपना बचपन जैसे आंखों में जी उठा था। गल्प गढ़कर सुनाने की उसकी जंजाल प्रतिभा भी इस समय खूब प्रलभित हो उठ रही थी। 15 वर्ष की आयु में ही वह इस कला में पारंगत हो चुका था और उसकी ख्याति गांव भर में फैल चुकी थी। इसी कारण शायद स्थानीय जमींदार व गोपाल दत्त मुंशी उससे बहुत स्नेह करते थे। इनका पुत्र अतुल चंद तब कलकत्ता में एमए में पढ़ता था। वह भी शरद की गल्प गढ़ने की कला से बहुत प्रसन्न था और उसे छोटे भाई की तरह प्यार करता था। कभी कभी वह उसे थिएटर दिखाने के लिए कलकत्ता ले जाता और कहता, तुम ऐसी कहानियां लिखा करो, तब मैं तुम्हें थिएटर दिखाने ले जाऊंगा। दिखाने के बाद कहता, अच्छा तुम इसकी कहानी लिख सकते हो? शरद ऐसी बढ़िया कहानी लिखता कि अतुल चकित रह जाता। इसी तरह लिखते लिखते एक दिन उसने मौलिक कहानी लिखनी शुरू कर दी। वह कौन सा दिन था जिस समय और कहाँ बैठकर उसने लिखना शुरू किया, कोई नहीं जानता, पर उस कहानी का नाम था काशीनाथ। काशीनाथ उसका गुरु भाई था। उसी को नायक बनाकर उसने यह कहानी शुरू की थी। लेकिन वह नाम का ही नायक था। शायद काशीनाथ का रूप रंग भी वैसा ही रहा होगा, पर घर जवाई कैसे होता, यह उसने पिता को ससुराल में रहते देखकर जाना था। शेष कथानक का आधार भी
कोई देखी और पढ़ी हुई घटना हो सकती है। उस समय वह छोटी सी कहानी थी। बाद में भागलपुर में उसने उसे फिर से लिखा। काकबासा और करोल ग्राम, दो और कहानियां इसी समय उसके मस्तिष्क में उभरी थी। कुछ और कहानियां भी उसने लिखी होंगी, पर यही कुछ नाम काल की क्रूर दृष्टि से बचे रह सके। सूक्ष्म सर्वेक्षण की प्रवृत्ति उसमें बचपन से ही थी। जो कुछ भी देखता उसे गहराई में जानने का प्रयत्न करता। यही अभिज्ञता उसकी प्रेरणा बन जाती। गांव में एक ब्राह्मण की बेटी थी, बाल विधवा। नाम था उसका नीरू। 32 साल की उम्र तक कोई कलंक उसके चरित्र को छू भी नहीं पाया था। सुशीला, परोपकारिणी, धर्मशीला और कर्मठ होने के नाते वह प्रसिद्ध थी। रोग में सेवा, दुख में सांत्वना, अभाव में सहायता, आवश्यकता पड़ने पर मेहरे का काम भी करने में वह संकोच नहीं करती थी। गांव में एक भी घर ऐसा नहीं था जिसने उससे किसी न किसी रूप में सहायता न पाई हो। शरद उसे दीदी कहकर पुकारता था। दीदी भी उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों एक ही पर दुख कातर जाति के व्यक्ति थे ना। इस दीदी का 32वें वर्ष की उम्र में अचानक एक बार पद संकलन हुआ। गांव के स्टेशन का परदेसी मास्टर उसके जीवन को कलंकित करके न जाने कहाँ भाग खड़ा हुआ। उस समय गांव वाले उसके सारे उपकार, सेवा, टहल सब कुछ भूल गए। उन हृदयहीन लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया। उससे बोलना चालना तक बंद कर दिया। बेचारी एकदम असहाय उठी। स्वस्थ दिनों पर दिन गिरने लगा। स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरने लगा, यहाँ तक कि वह मरणासन हो गई। इस हालत में भी कोई उसके मुंह में एक बूंद पानी डालने के लिए नहीं आया। किसी ने उसके दरवाजे पर आकर झांका तक नहीं, जैसे वह कभी थी ही नहीं। शरद को भी यह आज्ञा थी कि वह वहां ना जाए, लेकिन उसने क्या कभी किसी की आज्ञा मानी थी? रात के समय छिपकर वह उसे देखने जाता, उसके हाथ पैर सहला दिया करता, कहीं से भी एक दो फल लाकर खिलाया आया करता। अपने गांव के लोगों के हाथों इस प्रकार पेशाचित दंड पाकर भी नीरू दीदी ने कभी किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। उसकी अपनी लज्जा का कोई पार नहीं था। वह अपने को अपराधी मानती थी और उस दंड को उसने इसलिए हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। उसकी दृष्टि में वही न्याय था। शरद को चिंतातुर मन इस बात को समझ गया था कि अपने अपराध का दंड उसने स्वयं ही अपने को दिया था। गांव के लोग तो उपलक्ष मात्र थे, उसने उन्हें माफ कर दिया था, लेकिन अपने को नहीं किया था। जब वह मरी तो किसी भी व्यक्ति ने उसकी लाश को नहीं छुआ। डोम उसे उठाकर जंगल में फेंक आए। सियार कुत्तों ने उसे नोच नोच कर खा लिया और यहीं पर उसने विलासी कहानी के कायस्थ मृत्युंजय को सपेरा बनते देखा था। वह उसके ही स्कूल में पढ़ता था, पर तीसरी कक्षा से आगे नहीं पढ़ सका। पर तीसरी कक्षा से आगे नहीं बढ़ सका। एक चाचा के अतिरिक्त उसका कोई और नहीं था, लेकिन वह चाचा ही उसका परम शत्रु था। उसके बड़े बाप पर उसकी दृष्टि थी। चाहता था मरे तो पाक कटे। इसलिए रोगी हो जाने पर भी उसने मृत्युंजय की जरा भी खोज खबर नहीं ली। तड़प तड़प कर मर जाता बेचारा, यदि एक बूढ़ा हो जाए और उसकी लड़की सेवा करके उसे बचा न देती। इस लड़की का नाम था विलासी। इस सेवा टहल के बीच वह उसके पास आ गई, इतनी कि उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। पर समाज के ठेकेदार यह सब कैसे सह सकते थे? उन्हें मृत्युंजय को समाज से बाहर निकाल दिया, लेकिन मृत्युंजय ने इसकी चिंता नहीं की। उसे अपमानित किया गया, पीटा गया, परंतु न उसने प्राश्चित ही किया, न विलासी को घर से निकाला। उसे लेकर वह दूर जंगल में जाकर रहने लगा। वहीं रहकर वह सांप पकड़ता, जीविका चलाता। सिर पर गेरुए रंग की पगड़ी, बड़े बड़े बाल, मूछ दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष और कांच की मालाएं। उसे देखकर कौन कह सकता था कि वह काया कुल का मृत्युंजय है? शरद छिप छिप कर उसके पास जाता। उसने सांप पकड़ना, जहर उतारने का मंत्र, सभी कुछ उससे सीखा। एक दिन एक जहरीला नाग पकड़ते हुए मृत्युंजय चुप गया। नाग ने उसे डस लिया। उसको बचाने के सारे प्रयत्न बेकार हो गए। 7 दिन मौन रहने के बाद विलासी ने आत्महत्या कर ली। वर्षों बाद कथा शिल्पी शरदचंद्र ने लिखा, विलासी का जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था, मैं जानता हूँ वे सभी साधु, गृहस्थ और
साध्वी गृहिणियां थीं। अक्षय स्वर्ग और सती लोग उन्हें मिलेगा, यह भी मैं जानता हूँ। पर वह सफेदी की लड़की जब एक पीड़ित और क्षयाग्रस्त रोगी को तिल तिल कर जीत रही थी, उसके इस समय के गौरव का एक क्षण भी शायद आज तक उसमें किसी ने आंखों से नहीं देखा। मृत्युंजय हो सकता है कि एक दिन मृत्युंजय हो सकता है कि एक बहुत तुच्छ आदमी हो, किंतु उसके हृदय को जीतकर उस पर कब्जा करने का आनंद तुच्छ नहीं था। उसकी वह संपदा को मालूम नहीं थी, मामूली नहीं थी। शास्त्र उसकी वह संपदा तो मामूली नहीं थी। शास्त्रों के अनुसार वह निश्चित ही नरक गई है, परंतु वह कहीं भी जाए, जब मेरा अपना जाने का समय आएगा तब मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि वैसे ही किसी एक नरक में जाने के प्रस्ताव से मैं पीछे नहीं हटूंगा। इन दृश्यों का कोई अंत नहीं था। इन्हीं को देखकर उसने सोचा कि मनुष्य में जो देवता है उसका इतना तिरस्कार मनुष्य अपने ही हाथों से कैसे करता है। इन्हीं प्रश्नों ने उसकी प्रवेक्षण शक्ति को तीव्रता दी और दिया संवेदन। इसी संवेदन ने उसे कहानीकार बना दिया। कहानी लिखने की प्रेरणा उसे एक और मार्ग से मिली। चोरी चोरी उसने अपने पिता की टूटी हुई अलमारी खोलकर हरिदास की गुप्त बातें और भवानी पाठ जैसे पुस्तकें कभी की पढ़ डाली थी। ये स्कूल की पाठ्य पुस्तकें नहीं थी, बुरे लड़कों के योग्य या पाठ्य पुस्तकें थी। यही उसको बताया गया था, इसलिए उसे चोरी का आश्रय लेना पड़ा। वह केवल स्वयं ही उसको नहीं पढ़ता, अपने साथियों को पढ़कर सुनाता भी था। फिर मन ही मन नए कथानक गढ़ता था। इसी टूटी अलमारी में से उसने अपने पिता की लिखी हुई अधूरी कहानियों को भी खोज निकाली। वह उत्सुक होकर पढ़ना शुरू करता, परंतु अंत तक पहुंचने का कोई मार्ग ही पिता ने नहीं छोड़ा था। परेशान होकर वह उठता, बाबा इसे पूरा क्यों नहीं करते तो कैसे होता। तब मन ही मन उसने अंत की कल्पना की और सोचा, काश मैं इस कहानी को लिख पाता। पिता का यह अधूरापन भी उसकी एक प्रेरक शक्ति बन गया। अभिज्ञता प्राप्त करने के मार्गों की उसके लिए कोई कमी नहीं थी। घर का घोर दरिद्र बार बार उसे भाग जाने के लिए प्रेरित करता रहता। यात्रा दल के अतिरिक्त कभी कभी वह यूं ही घर से निकल पड़ता। एक दिन सुप्रसिद्ध सॉलिसिटर गणेश चंद कहीं से कलकत्ता लौट रहे थे। देखा उनके डिब्बे में एक 13-14 वर्ष का लड़का चढ़ाया। पहनावे से अत्यंत दरिद्र, घर का मालूम होता था। बड़े स्नेह से उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, बातें करने लगे। पता लगा कि लड़का उनके मित्र का नाती है। क्रांतिकारी विपिन बिहारी गांगुली के पिता अक्षयनाथ ही उसके मित्र थे। वह रिश्ते में शरद के नाना लगते थे। कलकत्ता पहुंचकर गणेश चंद ने शरद को अक्षयनाथ के घर भेज दिया। देवानंदपुर में रहते हुए एक बार फिर वह लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। इस बार उसका गंतव्य स्थान था पुरी। यह जाना अनायास कारण ही नहीं था। एक परिवार से उन लोगों का घनिष्ठ परिचय था। उसकी स्वामी शरद से आयु में बहुत बड़ी और उसे बहुत स्नेह करती थी। अचानक वह बीमार हुई। पति कहीं दूर काम करते थे। किशोर शरद, जैसा कि उसका स्वभाव था, मन प्राण से उसकी सेवा में जुट गया। तभी एक ऐसी घटना घटी कि वह उसे गलत समझ बैठा। उसे इतनी ग्लानि हुई कि घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसका शरीर थक गया। न जाने खाने की व्यवस्था, न कहीं खाने की व्यवस्था, न ठहरने का सुख सुविधा। परिणाम यह हुआ कि तीव्र ज्वर ने उसे जकड़ लिया और उसे एक पेड़ के नीचे आश्रय लेने को विवश होना पड़ा। उसी समय एक विधवा उधर से निकली। शायद उसने पानी मांगा था या वह करहा रहा था। वह तुरंत उसके पास गई। छूने पर उसका हाथ जैसे तपते तवे पर पड़ा हो। करुण द्रवित वह बोल उठी, हाय राम, तुझे तो तेज ज्वर है। वह उसे अपने घर ले गई। कई दिनों की उसकी ममतापूर्ण सेवा शिशुपाल के बाद ही उसे ज्वर से मुक्ति मिल सकी। परंतु तभी एक और ज्वर में वह फंस गया। उस विधवा का एक देवर था, एक था बहनोई। देवर चाहता था वह उसकी होकर रहे। बहनोई मानता था कि उस पर उसका अधिकार है, लेकिन वह किसी के पास नहीं रहना चाहती थी। एक दिन दुखी होकर उसने शरद से कहा, तुम अब ठीक हो गए हो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और कहीं जाने तो वह चुपचाप उसके साथ निकल पड़ी।
इस निकल पड़ने के पीछे मात्र मुक्ति की चाह थी, लेकिन वह अभी कुछ ही दूर जा पाए थे कि उस विधा के दोनों प्रेमी वहां आ पहुंचे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा, जी भरकर शरद को पीटा और चीखती चिल्लाती विधवा को वापस ले गए। फिर उसका क्या हुआ शरद कभी नहीं जान सका, लेकिन वह समझ गया कि एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी लुच्चे लफंगों में एका होता है और भले भले लोग अधिक होते हुए भी एक दूसरे से चिटके चिटके रहते हैं। कथा शिल्पी शरदचंद्र के प्रस्तुत उपन्यास चरित्रहीन का आधार यही घटना बने और इसी समय उसकी रूपरेखा उसके मस्तिष्क में उभरी। वह पुरी के मार्ग पर आगे बढ़ गया, फिर गांव-गांव में आतिथ्य लाभ कर जब वह घर लौटा तो उसका चेहरा इतना विकृत हो गया था कि पहचाना तक नहीं जा सकता था। सुना गया कि प्रसिद्ध गणितज्ञ पी बसु के घर उसने आश्रय लिया था। एक आध बार चोर डाकू के दल में भी पड़ जाने की बात सुनी जाती है। असल में वह इतना दुस्साहसी था कि उसके बारे में नाना प्रकार की कथाएं चल निकली थी। उसका स्वभाव था कि अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कहता था, परंतु अभिनय करना उसे खूब आता था। झूठ को सच बनाकर चलाने की कला में वह निशान था। इस सब अभिज्ञता के पीछे परिवार की स्थिति थी जो सचमुच बहुत खराब हो चुकी थी। दादी का देहांत हो चुका था। वे थी तो किसी तरह परिवार की मांग की रक्षा करती आ रही थी, पर अब सबके सामने एक बहुत बड़ा शून्य था। कर्ज मिलने की एक सीमा होती है। निश्चय ही शुभदा की कृष्णा बुआ की तरह किसी ने कहा होगा, अपने बाप से कुछ उपाय करने को, कुछ कमाने को कहो, नहीं तो मैं दुखी गरीब रुपया पैसा कुछ नहीं दे सकूंगी। इस प्रकार दरिद्रता और अपमान को सहन करने की उसकी माँ की शक्ति सीमा का अतिक्रमण कर गई थी। पर जाए तो कहा जाए, उसके माता पिता कभी के स्वर्गवासी हो चुके थे। परिवार छिन्न हो गया था। भाइयों की आर्थिक स्थिति जरा भी उत्साहजनक नहीं थी। फिर भी जब उसके लिए देवानंदपुर में रहना संभव हो गया तो डरते डरते उसने अपने छोटे काका अघोरनाथ को चिट्ठी लिखवाई। अघोरनाथ ने उत्तर दिया, चलिए आओ। शरद फिर देवानंदपुर नहीं लौटा। यहाँ उसका सारा जीवन घोर दारिद्र्य और अभाव में ही बीता। माँ और दादी के रक्त और आंसू से इस गांव के पदघाट भीगे हुए हैं। दरिद्रता के जो भयानक चित्र कथा शिल्पी शरद ने शुभदा में खींचे, उसके पीछे निश्चय ही उसकी यह अनभिज्ञता। इसी यातना के नींव में उसकी साहित्य साधना का बीजारोपण हुआ। यह इसके संघर्ष और कल्पना से प्रथम परिचय पाया। इस गांव के ऋण से वह कभी मुक्त नहीं हो सका। ईश्वर प्रभाकर द्वारा लिखी गई शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी का दिशाहारा का भाग समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ ज्ञान सागर में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।